हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जिन क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप मिला करके देख लेना अपने बोर्ड के पेपर से। आपको इसी में से क्वेश्चन सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। एक बात बच्चों मैं और आपको बताता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। और इसके बाद जो बच्चों वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों को मैं शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। क्योंकि बच्चों सारे प्रश्नों को अगर मैं एक ही वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, तो वीडियो है बच्चों बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों मैं इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। तो आज के इस पहले पार्ट में बच्चों मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और अति लघु प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दे रहा है, उसको समझते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन बच्चों आप लोग को दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसके लिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से एक विकल्प ठीक है, बाकी तीन गलत है, वही आपको सेलेक्ट करना जो इसके अंदर बच्चों सही ऑप्शन है। तो पहले कंडीशन को समझिए। देखिए पूरा इसका फिल आपको समझाऊंगा। इसमें कहा यह गया बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को रखा गया है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से त्वरण का अनुपात बताना है। तो चलिए देखिए, मैं इसका ऐसे राइट आंसर बताऊंगा बाद में, पहले आपको इसका रियल फील दिखा दूं कि इसको आप कैसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको सेकंड में बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको मैं इसका रियल फील दिखा दूं कि इसको कैसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे आएगा एग्जाम में। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो त्वरण का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है ए बराबर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, देखिए त्वरण ए क्या बच्चों, त्वरण ये होता है बच्चों एफ अपॉन एम होता है। क्या होता है बच्चों, एफ अपॉन एम होता है। ये आता कहां से बच्चों, ये आता है एफ बराबर एम ए से। एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एम ए होता है, जो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। ठीक है, ऐसे देखिए अगर ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये एम इसके अपॉन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए समझने के लिए मैं ई लगा लेता हूँ। ठीक है, पास में इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकल के आ गया और ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण मैंने एन ई मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों मैं अगर बात करूं प्रोटॉन के लिए, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन है ना, तो मान लो प्रोटॉन का जो त्वरण है बच्चों ए पी है, पी वो प्रोटॉन से है। ठीक है, अच्छा, एफ है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पर लगने वाला बल। ठीक है, और प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, एम पी से लिख रहे हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो पूछा इसने, इलेक्ट्रॉन के त्वरण का और प्रोटॉन के त्वरण का रेशियो पूछा, तो रेशियो देखिए आप हम कैसे निकालेंगे। तो रेशियो निकालने का तरीका देखो क्या होता है। देखो ये होता है बच्चों, देखिए ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, इसको एक दूसरे का पॉइंट में लिख देंगे तो ए ई ए पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ए ई का वैल्यू कितना है, देखिए बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये है बच्चों एफ अपॉन क्या होता है बच्चों, ये दिया रखा एम ई। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आप क्या रखेंगे, देखिए अपॉन में क्या, देखिए एपी है तो एपी का क्या बच्चों एफ अपॉन क्या होगा बच्चों, ये एम पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बटे का बटा बच्चों आगे इसको सॉल्व करेंगे तो पलट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एफ अपॉन ये तो टर्म्स ऐसे रहेगा, एफ अपॉन एम ही रहेगा, ये पलट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों आपका एम पी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एफ से आप बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो बच्चों, ये आपको मिलेगा, देखिए ए ई मतलब इलेक्ट्रॉन का त्वरण अपॉन ए पी यानी प्रोटॉन का त्वरण, ये कितना मिला बच्चों आपको, ये मिल रहा है बच्चों आपका एम पी अपॉन एम ई, यानी एम पी अपॉन एम ई मिल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। अब देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अब देखिए हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए आपको देख पा रहे हो, देखो ये क्या है, देखो एम पी अपॉन एम, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, एम पी अपॉन एम ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया एम ई अपॉन एम पी भी दिया, तो ये तो ऑप्शन गलत है और ये तो बिल्कुल ही गलत है, इन पर तो कोई हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, एम पी अपॉन एम यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल बच्चों ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, कैसे इसको आपको सॉल्व करना है, ये मैंने आपको सोल्यूशन भी दिखा दिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन ये है, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन द्विध्रुव रखे हैं, एन वैध द्विध्रुव स्थित है,
बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बताना आप लोग को। चलिए देखिए, इसको मैं आपको वैसे तो देखिए इसका आंसर जो आएगा सी वाला आएगा, जीरो इसका आंसर ठीक है, लेकिन ये जीरो आएगा कैसे वो आपको मैं बताता हूँ, इसका रियल फील्ड दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको यहीं पे सोल्यूशन कर देता हूँ। मान लीजिए बच्चों कि देखिए ये मैंने एक समान ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखे हैं बच्चों, एंड क्या रखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल लगे यानी वैद्युत द्विध्रुव रखे। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की एक विशेषता ये होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है आवेशों से बना हुआ, ठीक है, जिसमें आवेश जो होते हैं बच्चों परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन उनका नेचर अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, यानी ये एक ऐसा सिस्टम होता है, मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, तो मान लीजिए एक बच्चों प्लस क्यू चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा बच्चों माइनस क्यू चार्ज होगा, यानी इसका जो नेट चार्ज होता है बच्चों क्या होता है वो शून्य होता है। बात समझ आ रही है? अगर आप इसके अंदर एक डाइपोल रखोगे तो नेट चार्ज देखो शून्य रहेगा, दो रखोगे तो वो भी देखो शून्य हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल, अगर दो डाइपोल अगर रखे इसके अंदर, ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे का वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसके अंदर कितने भी डाइपोल लगो लेकिन इसके अंदर नेट चार्ज कितना रहेगा, शून्य रहेगा। यानी डाइपोल वाले केस में, ठीक है, अगर इसके अंदर कितने भी डाइपोल क्यों ना रखे जाए, हालांकि यहाँ पे तो एन डाइपोल किया है, कहा है, ठीक है, तो कितने भी डाइपोल रखेंगे तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, नेट चार्ज होगा बच्चों शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब इसने पूछा क्या बच्चों, हमसे फ्लक्स पूछा, और फ्लक्स क्या होता है बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से जो होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस आवेश का जो आवेश उसके अंदर है नेट, ठीक है, उसका क्या होता है 1/ε गुना होता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से अगर फ्लक्स की वैल्यू निकालने का प्रयास करूं तो देखिए इसके अंदर जो नेट चार्ज है बच्चों वो कितना है, शून्य है। ठीक है, और कहता है 1/ε0 होता है, ये तो गोस थ्योरम है, तो इससे जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, फाइव का मान जो कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी बंद पृष्ठ के अंदर बच्चों एन डाइपोल रखे होते हैं, ठीक है, ठीक है, एन की जगह वो 10 15 20 डाइपोल कुछ भी कह सकता है, लेकिन डाइपोल वाले केस में बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है शून्य होता है इस पृष्ठ के अंदर, क्योंकि चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, तो इसी रीजन से क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पर जो आता है आपका इलेक्ट्रिक जो वैद्युत फ्लक्स आता है वो कितना आता है बच्चों, शून्य आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम बच्चों इस ऑप्शन को लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन बच्चों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की स्थित ऊर्जा, चार ऑप्शन रखे, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, या शून्य हो जाती है। देखिए कंडीशन बच्चों ये है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बच्चों का नेगेटिव चार्ज होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब बच्चों इसको जब इसको बहुत ज्यादा क्लोज लेकर के आएंगे, इसके बहुत ज्यादा हम क्या लेंगे, पास लेकर के आएंगे, ठीक है, तो देखो इन पर आवेश समान है ना, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अगर हम जो रिपेल करेंगे यानी इससे प्रतिकर्षित होंगे, और इनको पास लाने के लिए हमें क्या बच्चों एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और जो हमें जब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा तो बच्चों इस सिस्टम की जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है, अगर इसी की जगह आपसे ये कहता कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता, ठीक है, जब उनको पास लेकर आ रहे थे तो निकाय की जो स्थिर ऊर्जा वो क्या होती बच्चों, घट जाती, क्योंकि वो हमको पास लाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्रोटॉन पे होता है बच्चों प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, वो एक दूसरे को अपने आप ही कर लेते बच्चों, अट्रैक्ट कर लेते। लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और इनको अगर हमें पास लाना होगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिससे इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जुड़े हैं, ठीक है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए आपको बता रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से यहाँ पे ऐसे पूछ लिया, हो सकता है कि 3 नंबर में आपसे सोल्व भी कराने आ जाए, कई बार बच्चों ऐसे सवाल पूछे भी गए एग्जाम में। तो चलिए देखिए मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। समझिए देखिए क्या कहा, देखो 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब में आपको दो पावर दे रखी है, एक 40 वाट है, मैं इसको P1 P2 का नाम देता हूँ। P1 आपको बच्चों दे रखा है 40 वाट दे रखा है, ठीक है, और जो P2 आपको दे रखा है दूसरे बल्ब के लिए बच्चों 60 वाट दे रखा है, और वोल्टेज दोनों के लिए सेम, वोल्टेज दोनों के लिए सेम है बच्चों। B कितना दे रखा है आपको बच्चों, वो 220 वोल्ट दे रखा है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताना, इनके प्रतिरोधों का अनुपात दे रखा है, अनुपात बताना, चार ऑप्शन है, अभी आपको देखो हम टिक करके दिखाएंगे कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सूत्र होता है बच्चों, देखिए पावर के रूप में जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है आर बराबर होता है बच्चों आपका B² होता है, ये फार्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए। समझ में आप लोग को मेरी बात, इसी फार्मूला से हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले कंडीशन के लिए पहले बल्ब के लिए हम यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, ठीक है, बी तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है, 1 मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखूंगा तो बी के वैल्यू कितना बच्चों 220 है, 220, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि 2 बार आ रहा है ये,
ठीक है, और अपॉन में क्या बच्चा आपका P1, तो P1 कितना आपका बच्चा 40 है, कितना है 40, ठीक है। यहाँ से बच्चे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 कट जाएगा, और 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अब बच्चों 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, या 0 ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये जो आपका R1 आ रहा है, ध्यान समझना, R1 जो आ रहा है बच्चों 110 से गुणा कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है। हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन आप इतने रहने दें फिलहाल के लिए। अब देखिए दूसरे कंडीशन के लिए देखिए, अब इसी प्रकार R2 निकालिए, क्या निकालिए बच्चों R2, R2 देखिए कैसे निकालेंगे, R2 निकालने का फार्मूला देखो बच्चों यही रहेगा, R1 की जगह R2 हो जाएगा, 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर का इसको अब मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको 2 बार लिखूंगा मैं फिर से, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बच्चों 220 गुणा 220 हो जाएगा, और अपन में क्या देखिए यहाँ पे P बनता, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों P2 आएगा, और P2 का मान कितना आपका 60 है। समझ में आ रहा है आप लोग में, जैसे ही P बनता है वैसे यहाँ P2 आएगा, ठीक है। तो P2 का मान कितना, मैं डायरेक्ट 60 लिख देता हूँ, ये 60 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लिए, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 से काटिए, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 ही कट जाएगा 22 बार, और 2 से काटिए 2 कितना हो जाएगा बच्चिए 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इससे कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएगा, तो कुल मिला के आपको R1 R2 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों आपके सामने, वो आ रही है R2 बराबर आ रहा है 220 गुणा 11, और बटे में कितना आ रहा है बच्चिए 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसका R1 का और आप R2 का अनुपात पूछा आपसे, क्या पूछा, देखो ये तो पूछा है कि उनके प्रतिरोधक का अनुपात बताइए, ठीक है। आप देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, अनुपात कैसे निकालेंगे, दोनों को एक दूसरे के पॉन में लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए R1 अनुपात R2 निकालना चाह रहे हैं ना, तो देखिए R1 का मान कितना है, देखो R1 का मान है बच्चों, देखिए 110 गुणा कितना है 11 है, ठीक है। ये R1 का वैल्यू आ गया। अब R2 का वैल्यू रख लीजिए, R2 का वैल्यू बच्चों आपका 220 गुणा 11, और बटे में कितना बच्चा आपका 3 है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब ये बटे का बटा भाई प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। जब ऊपर पहुंच 11 से 11 तो ये कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये रह गया आपका बच्चों, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर रह गया 11 रह गया, और ये 3 प्लेट के बच्चे ऊपर पहुंचेगा, तो 11 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना रहेगा बच्चों, ये 22 रह जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 22, ठीक है। तो 11 तो नहीं कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो कितना आ गया देखो 3 अनुपात 2, या 3/2 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बच्चे हम लिख सकते हैं 3 अनुपात 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 अनुपात 2, यानी R1 अनुपात R2 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है बच्चों, वो 3 अनुपात 2 के बराबर आ रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे इसको सोल्व किया है, आई होप का अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए अब इसका हम ऑप्शन लगा लेते हैं। तो 3 अनुपात 2 है, तो 3 अनुपात 2 बच्चों देखो इसका ये वाला ऑप्शन बैठ रहा है, कौन सा बच्चों, डी वाला ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका ये सॉल्यूशन था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। तो आप बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार बच्चों केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट सिलेबस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा उसको लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्या देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए किरचॉफ के 2 नियम है बच्चों, पहला नियम है धारा नियम, ठीक है। और धारा नियम जो बच्चों वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, किस पर बच्चों, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और बच्चों किरचॉफ का अगर द्वितीय नियम अगर आपसे पूछा जाता, द्वितीय नियम जो होता है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखो यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा गया है, तो प्रथम नियम जो बच्चों वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम पर आधारित है। लेकिन आपसे अगर किरचॉफ का दूसरा नियम आपसे पूछ लिया था तो वो क्या होता है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता। समझ में आप लोगों को, तो दोनों आपको याद करने चाहिए, ठीक है। प्रथम नियम है, अगर आपका किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाए किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है तो आवेश बताएंगे, और दूसरा नियम आएगा तो आप ऊर्जा को टिक करेंगे। समझ में आप लोग को। एक सवाल यहाँ से एक और बनता है, लेंज का नियम, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम भी बच्चों क्या होता है, वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित है। याद रखना किरचॉफ का द्वितीय नियम और लेंज के नियम दोनों ही ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित हैं, लेकिन किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए स्क्रीन पर, देखिए बच्चों एप्सिलॉन नॉट मी नॉट की पावर जो माइनस के 1/2, ठीक है, यानी 1/2 ये आधी पावर, जिसका मतलब क्या है बच्चों, ये वैल्यू क्या है देखिए इसके अपॉन में जाएगा, यानी 1 के अपॉन में लिखोगे ना तो ये वर्गमूल में आ जाएगा। ये हाफ पावर का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्गमूल होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है बच्चों। एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है प्रकाश के वेग के बराबर होती है, प्रकाश के वेग यानी c के बराबर होती है। ये हमने अपने चैनल पे प्रूफ करा के भी दिखाया आप लोगों को। बस में आप लोग को होती है, ये जो वैल्यू होती है बच्चों किस बराबर होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है, ठीक है। जहाँ c का बच्चों प्रकाश का वेग है। अभी प्रकाश के चाल आपको दे रखी है, अब इसमें एक ऑप्शन ठीक है, बाकी 3 गलत है, वही आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों वो कितनी होती है, 3 ×
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अब देखिए ऐसा ऑप्शन इसके अंदर कोई भी नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में है। तो किलोमीटर वाला तो बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखो तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड रखा, पावर तो सही दे रखी है लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो इसलिए बच्चों ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है, ये सेंटीमीटर में आपको दे रखा है। अच्छा आगे देखिए ये अभी तक 9 पावर आ गई, तो 9 पावर का तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, 9 पावर तो कहीं से मैच होती ही नहीं है। अच्छा अब इसको देख लिया, अब ये तो अब एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, यही राइट होगा, क्योंकि देखो ये मीटर में होता है, देखो मीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो बच्चे 100 से गुणा करोगे, तो यानी इस मीटर को जब आप 100 से गुणा करोगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर बनेगा, 100 का मतलब 10⁻2, तो 8 घात है तो दिए, और सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे, मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 घातें वो आएंगी, तो कुल मिलाकर 10 घातें हो जाएंगी, तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जब ये सेंटीमीटर पर सेकंड होगा तो पावर कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैसा आता है देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, फाई बराबर होता है, क्या होता है बी ए होता है, क्या होता है बच्चों, वी ए होता है, ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स है फाई, ठीक है। तो बी का जब मैं वैल्यू निकालूंगा बच्चों बी का, तो ये ए इसके अपन में पहुंचेगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा फाई अपॉन ए हो जाएगा। तो फाई का मात्रक होता है बच्चों वेबर, क्या होता है, वेबर होता है, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसलिए बी का जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों। आगे बच्चों यदि आवेशित कण का वेग, यदि आवेशित कण का वेग दोगुना कर दें, यानी वेग को दोगुना करें तथा चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दें, चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दें बच्चों, आधा कर दें, ठीक है, तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या आपको बतानी है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। देखिए जब कोई आवेशित कण बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, तो फार्मूला होता है बच्चों इसकी त्रिज्या का, आर बराबर क्या होता है बच्चों, एम बी अपॉन क्या होता है बच्चों, क्यू बी होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अब इन्हें इस वेग को तो दुगुना कराया है और बी को आधा कराया, तो देखिए कर देता हूं मैं आपको, वेग को दुगुना करूंगा तो एम दुगुना करूंगा तो है 2b हो जाएगा, ठीक है, और ये क्यू आपको ऐसे आ गया। अब इस बी को आधा कराया, बी को उसने क्या कराया बच्चों, आधा कराया, ठीक है, तो बी को आधा करूंगा तो ये b/2 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये पलट के बच्चों 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा 4, और बच्चों ये क्या जाएगा आपका, देखो 2 दूनी 4 हो गया, मैंने आगे लिख दिया 4 को, और ये एम बी अपन क्या हो गया बच्चे आपका, ये क्यू भी आपका ऐसे रहेगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये कहते हैं बच्चों प्रारंभिक त्रिज्या 4 से गुणा होगी, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई, कितनी बच्चों को 4 गुनी हो गई, यानी वेग को दुगुना करने पर और चुंबकीय क्षेत्र को आधा करने पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी 4 गुनी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बच्चों, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कैसे मैंने आपको बताया, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, हेनरी प्रति मीटर इनमें किसका मात्रक है वो आपको बताना है। बच्चों हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक है बच्चों वो होता है चुंबकशीलता का मात्रक, किसका होता है बच्चों, वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंड, ठीक है। तो चलिए देखिए अब बच्चों हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक बच्चों हमने यहाँ तक सोल्व के लिए, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके आप बच्चों जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए हम आगे के कुछ और अभी बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एल अपॉन आर की विमा होगी। ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए एल अपॉन आर जो होता है ना बच्चों, एल अपॉन आर जो होता है ना, ये समय के बराबर होता है बच्चों, किस बराबर होता है, समय के बराबर होता है। तो बच्चों जो समय की विमा होगी ना, एल अपॉन आर होता है बच्चों समय के, ठीक है, और जो समय की विमा होती है बच्चों टी होती है, समय की बच्चा क्या होती है, टी फॉर टाइम, ठीक है। इसमें जो समय की विमा होगी वही ऑप्शन ठीक होगा। तो देखो टी की पावर माइनस के बन हो रहा है, यानी सेकंड, ये प्रति सेकंड है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एल टी आ रहा है, तो इसके अंदर एल भी आ गया, मीटर भी आ गया, तो ये भी बिल्कुल गलत है, केवल टी आना चाहिए। देखो यहाँ पे केवल टी आ रहा है, हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो एम की पावर 0, एम की भी कोई बीमा नहीं है और एल की भी कोई बीमा नहीं है, लेकिन यहाँ टी आ रहा है। समझ में आप लोग को मेरा। तो टी की बीमा कितनी बने, वो प्लस की बने, माइनस की बन नहीं होना चाहिए, प्लस की बन होना चाहिए, तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, टी की पावर माइनस का 2 आ गया, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है। दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है बच्चों, वो होती है आपके 1/2 और वर्गमूल 1/LC होती है। ये मैंने अपने चैनल पे पढ़ा भी रखा है बच्चों, ये अपने चैनल में मैंने आपको सिद्ध भी करके दिखाया है।
ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार पूछा भी जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो दोलन करने वाले एलसी सर्किट, ठीक है, की जो आवृत्ति होती है बच्चों क्या होती है, 1/2 पाई वर्गमूल 1/LC के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यानी ये जो आपको 4 किरणें आपको दे रखी हैं बच्चों, ठीक है, इनमें 3 किरणें तो विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, लेकिन चौथी किरण जो है वो विद्युत चुम्बकीय किरण नहीं है। यानी इसके अंदर जो ये डी वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है, बात समझ आप लोगों को मेरी बात। इसे कहना है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, लेकिन ये जो बीटा है ना, ये जो बीटा किरण है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं के लिए पूछा है ना, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या बच्चों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग कहाँ होता है। ये नहीं होता, 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहाँ होता है, ऑप्शन पढ़ते मेरे, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, प्रकाशिक तंतु में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो यूज होता है ना, ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु में होता है। इसमें होता है क्या बच्चों, किसी लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। या फिर प्रकाशिक तंतु ऐसा डिवाइस होता है जिसमें प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और ये घटना इसमें जो होती है ना, वो ये जो प्रकाशिक तंतु काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ही काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ही काम करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपके अपने चैनल पर पढ़ा रखा है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जो कहाँ होता है, वो प्रकाशिक तंतु में होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या देखिए रखा है, प्रकाशिक उत्सर्जन के लिए, प्रकाशिक उत्सर्जन का मतलब तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से है, ठीक है, के लिए वांछित समय क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश उत्सर्जन होता है तो मैं आपको इसका एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझ लें। देखिए मान लीजिए ये कोई बच्चों धातु है, ये कोई क्या बच्चों, ये धातु है। ठीक है, बात समझ आप लोगों को मेरी बात। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो प्रकाश जब आता है तो बच्चों मान लीजिए ये कोई पराबैंगनी प्रकाश वगैरह है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति क्या हो निश्चित हो, तो होता यह है बच्चों, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो धातु की सतह से क्या होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, निकलने लगते हैं। ये जो होते हैं बच्चों प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया ये कितने समय में निकलते हैं बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, जैसे प्रकाश गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यहाँ पे कोई समय नहीं लगता है। यानी इस केस में जो समय होता है, जो समय जो पूछा है, यानी प्रकाशिक उत्सर्जन के लिए समय पूछा गया वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे प्रकाश आकर गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पे इसका जो समय होता है बच्चों कितना होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम आपको बताएंगे 15 में क्या, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय से तृतीय उत्तेजित अवस्थाओं में, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय से तृतीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का अनुपात होगा। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कंडीशन क्या देखिए, मान लीजिए देखो, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है, ये पहली कक्षा हो गई, ठीक है, इसमें n बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया इसके लिए। मान लो ये बच्चों दूसरी कक्षा हो गई, ठीक है, इसके लिए क्या हो गया बच्चों, n बराबर कितना हो गया, इसमें 2 हो गया। और मान लीजिए ये बच्चों तीसरी कक्षा हो गई, ठीक है, और ये n बराबर कितना हो गया इसके अंदर बच्चों, 3 हो गया, इसके लिए n बराबर कितना हो गया बच्चों, ये 3 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों दूसरी कक्षा से वो तीसरी कक्षा में जा रहा है, दूसरी से कहाँ जा रहा है बच्चों, तीसरी में जा रहा है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरे पास। तो इसने पूछा है कि इन कक्षाओं में इसकी ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा निकालते हैं ना, वो हम देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला बच्चों ये होता है, देखिए मैं यहाँ पे निकाल कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, समझ में आप लोगों को, देखिए ये सूत्र ये होता है बच्चों, En बराबर होता है बच्चों आपका -13.6 अपॉन क्या होता है बच्चों, n स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा निकालने का। अब इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है दूसरी से तीसरी में जा रहा है, दूसरी कक्षा से तीसरी में जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, n बराबर 2 रख देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा, देखिए ये E2 अगर मैं दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकालूं तो ये हो जाएगा बच्चों -13.6 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आप तीसरी, आप इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो दूसरी से कहाँ जा रहा है बच्चों, वो ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये मान लो तीसरी कक्षा हो गई। ठीक है, तो इसके बाद चलिए ये दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। अब दूसरी कक्षा में ऊर्जा बच्चों इतनी होगी, तो तीसरी में कितनी होगी वो देखना आपको, तो इसका अनुपात निकालना है। तो E3 निकाल देते हैं, देखिए हो जाएगा -13.6 अपन में कितना हो जाएगा बच्चों, 3, अब ये 3 है ना, ये तो n बराबर 2 था और ये n बराबर कितना बच्चों 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो पूछा तो निकाल लीजिएगा, अनुपात निकाल लेंगे। ये हो जाएगा देखिए E2 अपॉन का हो जाएगा आपका E3 हो जाएगा। देखिए ये कितना बच्चों -13.6 बटे कितना है, 4 है। अब देखो ये बटे का बटा है, इसके नीचे लिखा जाएगा ना तो प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये 9 ऊपर पहुंचेगा और ये -13.6 बच्चों
नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना का 4/9 आ रहा है, कितना 4/9 आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो देखिए इसका ऑप्शन लगा लेते हैं अब हम। तो देखिए क्या, देखिए इसका ऑप्शन क्या, देखिए 4/9 इसमें आ रहा है, यानी ये वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये सब गलत है। देखो 9/4, हाँ माफ कीजिएगा, ये कितना आ रहा है बच्चों, ये अभी हमने कितना निकाला था, ये निकाला था देखो 4/9, हाँ ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ठीक है, ये गलत है, 4/9 नहीं है, ये 9:4 वाला ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे हम बच्चों बात करेंगे, आगे क्या देखिए, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल बच्चों वो बल होते हैं जो नाभिक के अंदर काम करते हैं, वैद्युतीय, गुरुत्वीय, चुंबकीय या कोई नहीं। तो बच्चों नाभिकीय बल जो होते हैं ना, वो वैद्युत बल भी नहीं होते हैं, गुरुत्वीय बल भी नहीं होते हैं, चुंबकीय बल भी नहीं होते हैं, यानी इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नाभिकीय बल ना तो चुंबकीय बल होते हैं, ना वो वैद्युतीय बल होते हैं, ना वो गुरुत्वीय बल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म कौन से होंगे। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म होंगे, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब ये होता है जिसके अंदर जिस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अब बच्चों न्यूट्रॉनिक संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दे, यानी ऊपर वाले नंबर से नीचे का नंबर घटाओ। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और 13 में से बच्चों 7 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। तो यहाँ पे तो आंसर, यहाँ पे देखो घटा कितना आएगा, यहाँ पे घट के आएगा बच्चों 6, और यहाँ पे घट के कितना आएगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, माफ कीजिएगा, तो ये 8 बच रहे हैं, और यहाँ पे बचेंगे कितने, घटा करके 13 में से 7 6 बचेंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आता है, ये तो सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा। यहाँ देखिए बच्चों 12 से 6 घटाइए तो 6 बचे, ठीक है, और 16 में से बच्चों 8 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ 8 बचेंगे, तो यही बच्चों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ये भी ठीक नहीं है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? आगे देखिए बच्चों, देखो 14 में से 6 घटाओ, 14 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे, 14 में 6 घटा के बच्चों आपके 8 बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चों 8 बचेंगे, ठीक है, और 14 में 7 घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो यही बिल्कुल गलत आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको देखिए 14 में से 6 घटाइए, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और 17 में से 8 घटाएंगे बच्चों कितने बचेंगे 9 बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चों 9 बचेंगे, ठीक है। तो इसमें कहीं एक ऑप्शन इसमें गलत लिख गया है, शायद कोई सा ना कोई सा ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए ना, तो इसमें एक ऑप्शन बाई मिस्टेक मुझसे हो सकता है गलत हो गया है, लेकिन एक नंबर इसमें ऐसा आएगा बच्चों कि जो जिसमें दोनों नंबर सेम आएंगे, हालांकि इसमें 12 में 6 घटाए तो 6 बचे, ठीक है, 16 में से 8 घटाए तो 8 बचे, ये नहीं आ रहा, ये घटाएंगे तो ये 6 बचेंगे, 14 में से 6 घटाए 8 बचे, तेरे ये नहीं हो रहा, 14 में 6 घटाए तो 8 बचे, और 14 में से 7 घटाए तो 7 बचे, ठीक है, ये भी नहीं है, तो इसके अंदर कोई एक ऑप्शन गलत है, तो 8, तो ऐसे कर लेते हैं 8 हो 16 कर लेते हैं, या 16 कर लेते हैं बच्चों, कितना ऐसा आपको मिलेगा, हालांकि मुझसे कहीं नंबर में मिस्टेक हो गया है। तो देखो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, और जब 16 में से 8 घटाएंगे तो ये 8 बचेंगे, तो इस प्रकार से बच्चा आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं आप लोगों को, ये मुझसे बाई मिस्टेक यहाँ छूट गया है, इसका रिलेटिव कुछ और हो गया ना, तो यहाँ पे 16 होगा ना, 17 होगा, 16 होगा, मैंने 17 यहाँ पे लिख दिया गलती से, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आपको देखना है क्या, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर घटाइए, जिसमें सेम आ जाए नंबर घट के, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम बात करते देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर देखिए 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, ये देखिए बच्चों गलती हो जाती है, देखिए हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, आप समझ रहे होंगे गलती इंसान से ही होती है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या, देखिए यदि किसी कण के संवेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी कण के संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तंदरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन बच्चों क्या होगा, आधी हो जाएगी, कितना आधी हो जाएगी, अब तुम सोचोगे आधी कैसे हो जाएगी, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली तंदरी, डी ब्रोगली तंदरी बच्चों ये होती है लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन क्या होता है बच्चों पी होता है, ये आपका डी ब्रोगली तंदरी का सूत्र है। अब ने क्या कहा संवेग को दुगुना कर दो, संवेग को देखो संवेग है पी को ने क्या दुगुना कर दिया, तो अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा तो जो अभी देखो अपॉन में 2 आ गया ना, संवेग को दुगुना कर दिया तो लैम्डा तो आधा हो गया, पहले का आधा हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए इसका बच्चों ऑप्शन होगा आवृत्ति, क्या होगा बच्चों आवृत्ति, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसका वेग भी चेंज हो जाता है, वेग चेंज होता है, ठीक है, यानी अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगा तो वेग कम हो जाएगा, और सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा, ठीक है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाती है, ठीक है,
और ये सभी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयामों का अनुपात बताना। देखो, आयामों का अगर अनुपात अगर आपसे पूछा जाए, तीव्रताओं का अनुपात दिया हो, तो इनका वर्गमूल निकाल दो। इसका जब वर्गमूल निकालोगे ना, तो इसका जो वर्गमूल आएगा 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो 4:3 जो भी होगा वही ठीक होगा। देखो, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन बनना है, ये इसका राइट आंसर है। तीव्रताओं का अनुपात दिया हो तो आयाम का अनुपात बताना बहुत आसान होता है। ठीक है, आई होप कि भी आपको अच्छे से क्लियर बच्चों हो गया होगा स्टैंड। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे बच्चों इसकी परिभाषाओं की। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने 20 क्वेश्चन देखो, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, वीडियो वाकई में थोड़ा बड़ा सा हो गया है बच्चों, लेकिन ये बड़ा बच्चों वीडियो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको बता करके समझा करके बता रहा हूँ कि आपका ऑप्शन कैसे ठीक आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है, देखिए कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे समझते हैं। देखिए, अब देखिए हम परिभाषा की बात करें कि आपसे परिभाषा कौन कौन सी पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में। पहली परिभाषा आप लोगों से बच्चे पूछी जा सकती है तरंगाग्र की परिभाषा। तरंगाग्र की परिभाषा अब देख बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने केवल वही परिभाषा लिखी है बच्चों जो आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। क्या होता है? देखिए, किसी क्षण आपको यही लिख कर आना जो मैंने लिखा है। ठीक है, किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। बस इतना आपको लिख करके आना है। समझ में आ रहा? आप लोगों में ऐसे नोट्स बना करके आप लोगों को मैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और भी कराऊंगा। अति लघु, ये तो अति लघु वाले मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा बच्चों में उसके अंदर लघुत्तरीय प्रश्न कराऊंगा जो 3-3 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 5 नंबर वाले प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन का। ऐसे ही पूरा नोट्स बना करके समझाऊंगा। तो सभी वीडियो पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी जैसे जब वीडियो आए तुरंत और उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग। अपवाह वेग होता है बच्चों अनुगमन वेग। ठीक है, से आप क्या समझते हैं? तो क्या देखिए परिभाषा क्या लिखनी है, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। बीड़ी मत कहते ना, बीड़ी। ठीक है, इसको बीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आई होप को ये क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आप लिख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए, ये केवल वो परिभाषाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो अगली क्या बच्चों, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन देखिए क्या है। देखिए, जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, यहाँ पे एक शब्द लिखिएगा, परिणामी लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है बच्चों व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण बच्चों तब होता है जब तीव्रता मैक्सिमम होती है। ठीक है, और विनाशी व्यतिकरण तब होता है बच्चों जब तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दी बात। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। ठीक है, आगे हम बच्चों बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। ये देहली तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। देहली तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए। क्या देखिए, आपतित प्रकाश की वह दीर्घतम मतलब अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे हम लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो गया। बच्चों ये 4-5 डेफिनेशन है, नहीं 4 डेफिनेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की इनकी बहुत ज्यादा संभावना है। इनको आप जरूर याद करके जाएं और उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सारा सिलेबस बच्चों आपको इसी में से देखने को मिलेगा। ठीक है, और चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चाहे वो आपकी परिभाषाएं हो। ठीक है, तो आप बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, यानी 3 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो इसी प्रकार का लेक्चर पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नहीं तो, और अपने वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
ठीक है, वीडियो वैसे भी देखो बच्चों बहुत लंबा हो गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।